उस रोज सारा दिन चंद्रावती कुछ खोई खोई सी रही। मेरा अफलातूनी राजो न्याज उसकी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। ना ही मेरे गैर मामूली निशात व इंबिसात की कोई बज़ाहिर कोई वजह नजर आती थी। उसने 2-3 बार नाक सुकेड़ सुकेड़ कर मेरा सांस सूंघने की कोशिश की कि मैं कोई नशा तो नहीं करके आ रहा। चंद्रावती भी अजब मोम्मा थी। मेरे अय्याम जाहलियत की छोटी मोटी ज्यादतियों और बद एतवारियों को तो वो बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन अब जो मैं शराफत और शाइस्तगी का लिबादा ओढ़ के उसके सामने आया तो वो बुरी तरह बोर होने लगी। साइकिल की सवारी से उसका जी भर गया। शालीमार बाग, मकबरा जहांगीर, लॉरेंस गार्डन की कशिश खत्म हो गई। बीडन रोड पर दही भल्लों और गोलगप्पों का शौक भी पूरा हो गया। कामरान की बारादरी में इकट्ठे बैठकर घंटों रावी की लहरें गिनने का मशगला भी बंद हो गया। वो छोटी छोटी बात पर मेरे साथ उलझने लगी। उस पर एक बेनाम सा अक्खड़पन छा गया। वो बात बात पर बरहमी, झंझलाहट और आजर्दी का इजहार करने लगी। एक रोज वो किसी दुकान से कमीज का कपड़ा खरीद रही थी। रंगों के इंतखाब में मैंने कुछ दखल दर माकूलात दिया तो वो बिगड़ कर आपे से बाहर हो गई और खरीदारी छोड़ छाड़ कर पैदल ही आश्रम को वापस लौट गई। अगले रोज मैं उससे मिलने गया तो पिंजरा खाली था। उसने आश्रम छोड़ दिया और अपना सारा सामान लेकर वो एमनाबाद चली गई थी। मैं उसके ताकुब में भागम भाग एमनाबाद पहुंचा तो एक चटाई पर बैठी अपनी माँ की मशीन से कुछ कपड़े सी रही थी। मैंने उसके सामने अपने गिलों और शिकवों का पूरा दफ्तर खोल दिया। अभी तो गर्मियों की छुट्टियों में 10-12 रोज बाकी थे। वो इतने रोज पहले कॉलेज से क्यों आ गई? लाहौर को चुपचाप चोरों की तरह क्यों छोड़ दिया? मुझे क्यों खबर न की? चंद्रावती अपनी नजरें सिलाई पर गाड़े खामोशी से मशीन चलाती रही। मेरे सवालों का उसने कोई जवाब न दिया, लेकिन कपड़े सीते सीते सर ऊपर उठाए बगैर उसने आहिस्ता आहिस्ता धीमे धीमे लहजे में मुझे आगाह किया कि उसने ये फैसला कर लिया है कि वह सारी गर्मियों की छुट्टियां कपड़े सीकर कुछ पैसे जमा करेगी और सितंबर के महीने में अपनी माता को साथ लेकर गंगा स्नान करने के लिए बनारस चली जाएगी। प्रोग्राम तो बड़ा अच्छा है, मैंने तंजन कहा, लेकिन कॉलेज में तुम्हारी जगह पढ़ाई कौन करेगा? चंद्रावती ने कोई जवाब न दिया और सर झुकाए जोर जोर से मशीन चलाती रही। कोई आध घंटा हम दोनों खामोश रहे। फिर मैं उठकर खड़ा हुआ और बोला, अच्छा अब मैं चलता हूं, फिर किसी रोज आऊंगा। ना जी ना, चंद्रावती ने जल्दी से कहा, अब छुट्टियां बिल्कुल ना आना, मेरे काम में हरज होता है। छुट्टियों के बाद हाजिर होने की इजाजत है या वो भी नहीं? मैंने किसी कदर तलखी से पूछा। मुझे नहीं पता, उसने रूठे हुए बच्चे की तरह मुंह फुलाकर कहा। वह सर झुकाए खटखट मशीन चलाती रही। मैं कुछ देर खामोशी से बैठा रहा और फिर बाइसाइकिल संभाल कर चला आया। लाहौर आकर मैंने ट्यूशनों के इश्तिहार ढूंढने शुरू किए और गर्मियों की छुट्टियों में 2 महीने के लिए कैम्बलपुर में एक राय बहादुर के यहाँ ट्यूशन कर ली। एक लड़का बीए की तैयारी कर रहा था, दूसरा सेकेंड ईयर में था। 2 लड़कियों ने मैट्रिकुलेशन का इम्तिहान देना था। चारों को 2-2 माह पढ़ाने का 200 रुपया मुशाहिरा तय हुआ। राय बहादुर ने रहने के लिए मुझे अपने पटवार खाने में जगह भी दे दी और 2 वक्त का खाना अपने एक मुसलमान कारिंदे के यहाँ मुकर्रर कर दिया। राय बहादुर की मिन्नत समाजत करके मैंने 100 रुपया पेशगी वसूल कर लिया और उसे एक बड़े खुशामदाना खत के साथ चंद्रावती की खिदमत में भेज दिया। मैंने बड़ी मिन्नत समाजत डांट टपट से उसको लिखा कि उस सलाई मशीन पर अपना वक्त ज़ाया ना करे, बल्कि अपने इम्तिहान की तैयारी करे। बनारस यात्रा के लिए 200 रुपया फराहम करना मेरी जिम्मेदारी है। चंद रोज बाद मनी ऑर्डर जूं का तू वापस आ गया। अगले माह मैंने पूरे 200 रुपये का मनी ऑर्डर भेजा, वो भी उसी तरह वापस आ गया। छुट्टियों के बाद मैं खुद एमनाबाद गया। वो 4 पाई पर बीमार पड़ी थी। उसकी माँ पास बैठी पंखा कर रही थी। मुझे देखकर चंद्रावती उठकर बैठ गई। मैंने शिकायत की कि इसने मेरे भेजे हुए पैसे क्यों वापस कर दिए। मनी ऑर्डर क्यों किया था? चंद्रावती ने तिनक कर कहा। खुद क्यों नहीं लाए? खुद कैसे लाता? मैंने जवाब दिया। तुमने खुद ही तो कहा था कि छुट्टियों में यहाँ ना आओ, तुम्हारे काम में हरज होता है। हाय राम, चंद्रावती ने माथे पर हाथ मारकर कहा, तुम मेरी हर बात को सच क्यों मान बैठते हो? चंद्रावती के मुंह से अल्फाज सुनकर मैं बेख्तियार एक गरक शुदा लाश की तरह हाथ पांव मारने लगा, जिसकी आंख यकायक खुल जाए और वो इस पर इंकशाफ हो कि जहां वो डूबी पड़ी है वहां पानी नहीं महज शराब है। मैंने एक एक करके अपनी उंगलियां पर उन मौका का शुमार करना शुरू कर दिया जब मुझे चंद्रावती की बात को सच नहीं समझना चाहिए था।
लेकिन हमाकत से ख्वामख्वाह सच मान बैठा था। चंद्रावती ने पंखे की डंडी मेरे सर पर मारकर मुझे चुप करवाया और कहा, बस बस, अब ज्यादा हिंदी की चिंदी ना निकालो, बिल्कुल दूध पीते बच्चे ही बन गए हो। क्यों ना बनता? मैंने भी खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचना शुरू कर दिया। तुम मेरे हाथ का छुआ हुआ पानी का गिलास तक तो पीती नहीं हो। अरे भाई, पानी का गिलास तो पानी का गिलास होता है, चंद्रावती ने अजीब तौर पर हंसकर कहा। बंदा परिंदा तो पानी का गिलास नहीं हुआ करता ना। इतना कहकर वो एकदम संजीदा हो गई और बोली, तुम कैम्बलपुर वाले पैसे ज़ाया तो नहीं कर दोगे? अब मुझे वाकई ज़रूरत है। बिस्तर पर बैठे बैठे उसने मुझे अपनी बीमारी की राम कहानी ऐसे अंदाज से सुनाई जैसे कोई शौक बच्चा स्कूल में अपनी शरारतों के कारनामे सुनाता है। एक दिन यूं ही बैठे बिठाए उसे हल्की हल्की हरारत शुरू हुई, फिर खांसी के साथ तेज़ बुखार हो गया। एमनाबाद के वैद्य ने तपे मुहर्रका तशखीस किया और ठंडे शरबतों से इलाज करता रहा। खांसी बढ़ती गई और 21 दिन गुजरने के बाद भी जब बुखार ना टूटा तो वह घबरा कर गुजरांवाला हॉस्पिटल में सिविल सर्जन के पास चली गई। डॉक्टर ने एक्सरे लिया, खून का टेस्ट किया, थूक का मुआयना किया और नतीजा ये निकाला कि चंद्रावती को 3रे दर्जे की गैलपिंग टीबी हो गई है। टीबी की खबर सुनकर जगदेश चंद्र आरती ने चंद्रावती की मां को अपने घरेलू मुलाजमत से निकाल दिया। मोहल्ले वालों ने भी उनके यहाँ आना जाना बंद कर दिया। अब वो माँ बेटी अपनी सिलाई मशीन बेचकर खाने पीने और दुआ दारू का काम चला रही थी। मैं हर दूसरे तीसरे दिन सुबह सवेरे अपनी बाइसाइकिल पर एमनाबाद चला जाता था। सारा दिन माँ बेटी के साथ बैठकर ताश खेलता और गप्पे हाँकता। शाम को बाइसाइकिल पर लाहौर वापस आ जाता। लेकिन रफ्ता रफ्ता चंद्रावती की खांसी के दौरे बहुत बढ़ गए। खांसी की धुंकनी घंटा घंटा भर बड़ी बेरहमी से चलती। वो बेसुध होकर बिस्तर पर गिर जाती। ये देखकर मैं एमनाबाद उठकर आ गया। दिन भर चंद्रावती के पास रहता, रात को एक मुकामी मस्जिद के सहन में पढ़कर सोया रहता। एक रोज चंद्रावती खांस रही थी तो उसके गले में कोई फांस सी अटक गई। उसने जोर जोर से खंगार कर गला साफ किया तो होली की पिचकारी की तरह उसके मुंह से चुल्लू भर खून निकल आया। साथ ही उसे शिद्दत के इसहाल लग गए। देखते ही देखते उसका चेहरा सुनार की खटाली में गलते हुए सोने की तरह पिघल गया और बिस्तर पर लेटे लेटे उसका तन बदन इस तरह घुलने लगा जैसे पानी के गिलास में पड़ी हुई मिश्री की डली अपने आप रेजा रेजा होकर तहलील होने लगती है। अब वो न उठ सकती थी, न बैठ सकती थी, न चल सकती थी। मैं गल्ला मंडी से पटसन की 3-4 खाली बोरियां खरीद लाया। चंद्रावती की मां ने उन्हें काट कर 8-10 गद्दियां सी बना ली। वो ये गद्दियां चंद्रावती के नीचे बिस्तर पर बिछा देती थी। जब कुछ गद्दियां मैली हो जाती थीं तो मैं उन्हें लुपेट कर ले जाता और ग्रैंड ट्रंक रोड के करीब एक कुएं में धोकर सुखा लाता था। चंद्रावती का यह हाल देखकर मैं गुजरांवाला के सिविल सर्जन के पास गया। सारा अहवाल हमदर्दी से सुनकर उसने मेरे साथ एमनाबाद चलने से तो इनकार कर दिया, लेकिन 16 रुपए फीस लेकर एक नए मिक्सचर का नुस्खा जरूर लिख दिया। मैं मिक्सचर बनवाकर एमनाबाद पहुंचा तो चंद्रावती सुर्गबाश हो चुकी थी। शाम तक अर्थी तैयार हो गई। शमशान भूमि में 2.5 मन सूखी लकड़ी की चिता बनाई गई। चंद्रावती को उसमें लिटाकर बहुत सा घी छिड़का और संदल के एक छोटे से टुकड़े से आग दिखा दी गई। शोले भड़क भड़क कर अजदहों की तरह हवा में जुबान निकालने लगे। 2-3 ब्राह्मण जोर जोर से मंत्र अलापने लगे। एक साधु ने शंख बजाया। चिंगारियां चटक चटक कर दूर तक आने लगी और देखते ही देखते वो लड़की भी जलकर राख हो गई जिसने कभी मेरे हाथ का छुआ हुआ पानी तक न पिया था। चंद्रावती की माता ने एक मध्यम सी लालटेन की रोशनी में अपनी बेटी के फूल चुने और राख समेट कर एक पोटली में बांध ली। लाहौर आकर मैंने अपना बाइसाइकिल बेच दिया और चंद्रावती की माँ को बेटी के फूल गंगा में बहाने के लिए बनारस जाने वाली गाड़ी में सवार करवा दिया। लाहौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जब बनारस वाली ट्रेन रवाना हो गई तो उसकी पिछली सुर्ख बत्ती देर तक अंधेरे में खून आलूद जुगनू की तरह टिमटिमाती रही। प्लेटफॉर्म पर बड़ी चहल पहल थी, लेकिन मैं स्टेशन से निकलकर बाहर आ गया तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। लाहौर के सारे लैंप पोस्ट जादू के जोर से गायब हो गए थे।
आद और समूद की बस्तियों की तरह इस शहर खामोशा की इमारतें भी अपनी छतों पर ऊंधी पड़ी थी। हर जानिब खंडर ही खंडर थे। इस वीरानी में मफलूज हाथ की बेहिस लकीरों की तरह सिर्फ उन मुर्दा शाहराहों का जाल फैला हुआ था जिन पर मैं चंद्रावती के साथ बाइसाइकिल चलाया करता था। कई रोज तक मैं दिन रात उन शाहराहों पर पा प्यादा घूमता रहा। चलते चलते मेरे पाँव में छाले पड़ गए। जब मजीद चलने की सकत बाकी न रही तो मजबूरन मैं गवर्नमेंट कॉलेज के लॉन में वापस आ गया और अपना पहला अफसाना लिखने बैठ गया। अफसाने का उन्वान चंद्रावती था और उसका पहला फिक्रा ये था, जब मुझे चंद्रावती से मोहब्बत शुरू हुई उसे मरे हुए तीसरा रोज था। अफसाना लिखते लिखते मैं कई बार रोया, कई बार हंसा। मुकम्मल करने के बाद मैंने ये कहानी अख्तर शेरानी की खिदमत में भेज दी। उन्हें बहुत पसंद आया और मुझे बड़ा प्यारा खत लिखा। अफसाना उन्होंने रूमान में शाया कर दिया। जब मैं ये अफसाना लिख रहा था तो प्रोफेसर डिकिंसन क्लास लेकर हस्बे मामूल लॉन से गुजरे। मुझे देखकर रुक गए और बोले, हेलो, रोस्टिंग अलॉन, वेयर इज योर गोल्डन गर्ल? मेरी आवाज मछली के कांटे की तरह गले में फंस गई और मैंने सिसकियां लेकर कहा, सर, शी हैज रिवर्टेड टू द गोल्ड माइन।